द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास में 4 दिसंबर 1942 की तारीख हमेशा के लिए बदनामी का दिन बनकर दर्ज हो गई है। उस दिन जापानी शाही नौसेना ने हवाई के पर्ल हार्बर में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर एक विनाशकारी अचानक हमला किया था। इस हमले ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में कूदने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे इतिहास की धारा हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन हमले के धुएं के छटने के तुरंत बाद ही एक सवाल उठने लगा जो आज भी इतिहासकारों और साजिश सिद्धांतकारों को परेशान करता है। क्या राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी ने क्या वो सिक्का है? रूजवेल्ट को पहले से पता था कि जापानी हमला करने वाले हैं? यह सवाल अमेरिकी इतिहास के सबसे विवादास्पद और बहस वाले विषयों में से एक बना हुआ है। साजिश के सिद्धांतों का सुझाव है कि रूजवेल्ट ने जानबूझकर हमले को होने दिया ताकि अमेरिका युद्ध में शामिल हो सके। उनका तर्क है कि रूजवेल्ट नाजी जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन की मदद करना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी जनता युद्ध के खिलाफ थी। एक सीधा हमला ही वह एकमात्र तरीका था जो अमेरिकी जनमत को युद्ध के पक्ष में एक कर सकता था। जापान एशिया में तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और चीन के साथ एक क्रूर युद्ध में उलझा हुआ था। अमेरिका ने जापान की आक्रामकता का जवाब आर्थिक प्रतिबंधों और तेल निर्यात पर रोक लगाकर दिया था। जापान अपनी तेल की जरूरतों के लिए अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर था और यह प्रतिबंध उसके लिए अस्तित्व का संकट बन गया था। रूजवेल्ट प्रशासन को अच्छी तरह पता था कि तेल प्रतिबंध जापान को किसी सख्त कदम उठाने के लिए उकसा सकता। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां जापानी कूटनीतिक संदेशों को पढ़ रही थी, जिन्हें मैजिक कोड के नाम से जाना जाता था। इन डिकोड किए गए संदेशों से स्पष्ट था कि जापान अमेरिका के साथ बातचीत टूटने की स्थिति में युद्ध की तैयारी कर रहा था। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इन संदेशों में हमले के सटीक समय और स्थान का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। फिर यह माना जाता है कि वॉशिंगटन में अधिकारियों के पास आसन संकट के पर्याप्त संकेत मौजूद थे। के अंत तक वार्ता पूरी तरह से विफल हो चुकी थी और युद्ध लगभग निश्चित लग रहा था। अमेरिकी विदेश मंत्री कॉर्डेल हल ने जापान को एक कड़ा नोट भेजा, जिसे जापान ने अल्टीमेटम मान लिया। साजिश सिद्धांतकारों का दावा है कि यह हल नोट जानबूझकर जापान को पहला वार करने के लिए उकसाने के लिए तैयार किया गया। एक और महत्वपूर्ण पहलू अमेरिकी विमानवाहक पोतों की स्थिति है। हमले के समय से पर्ल हार्बर में कोई भी अमेरिकी विमानवाहक पोत मौजूद नहीं था। 3 विमानवाहक पोत एंटरप्राइज, लेक्सिंगटन और साराटोगा संयोगवश मिशन पर बाहर थे। कुछ लोग मानते हैं कि रूजवेल्ट ने इन मूल्यवान जहाजों को बचाने के लिए जानबूझकर उन्हें बंदरगाह से हटा दिया था। उन्होंने पुराने युद्धपोतों को चारा के रूप में बंदरगाह में छोड़ दिया ताकि हमला असली लगे लेकिन नुकसान सीमित हो। लेकिन सैन्य इतिहासकारों का तर्क है कि 1940 में युद्धपोत अभी भी नौसैनिक शक्ति की रीढ़ माने जाते थे। इसलिए पुराने युद्धपोतों को जानबूझकर बलिदान करने का तर्क उस समय की सैन्य सोच से मेल नहीं खाता। हमले से कुछ दिन पहले ब्रिटिश खुफिया और अन्य स्रोतों से भी चेतावनियां मिली थी। कहा जाता है कि डच खुफिया सेवाओं ने भी जापानी बेड़े की गतिविधियों के बारे में अमेरिका को सूचित किया था, लेकिन वाशिंगटन में कमांडरों ने इन सूचनाओं को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? ना सही है की अक्षमता थी परियोजना का हिस्सा। प्रशांत महासागर में अमेरिकी कमांडरों एडमिरल हस्बैंड किमेल और जनरल वॉल्टर शॉर्ट को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी से वंचित रखा गया था। उन्हें मैजिक डिक्रिप्शन तक सीधी पहुंच नहीं दी गई थी, जिससे वे आसन्न खतरे का सही आकलन नहीं कर सके। कई साल बाद उनके परिवारों और समर्थकों ने यह साबित करने की कोशिश की कि उन्हें वाशिंगटन द्वारा अंधेरे में रखा गया था। एक और रहस्यमयी घटना विंस एग्जीक्यूट संदेश से जुड़ी है। कहा जाता है कि जापानी कोड में एक मौसम रिपोर्ट के माध्यम से युद्ध का संकेत भेजा गया था। कुछ गवाहों का दावा है
कि अमेरिकी नौसेना ने इस संदेश को पकड़ा था, लेकिन बाद में संबंधित फाइलें गायब हो गई। अपनी पुस्तक डे ऑफ डिसीट में दावा करते हैं कि रूजवेल्ट ने एक मेमो का पालन किया था जिसका उद्देश्य जापान को उकसाना था। इस मेमो में 8 विशिष्ट कदम सुझाए गए थे जो जापान को अमेरिका पर हमला करने के लिए मजबूर कर दे। स्टेट का यह भी दावा है कि अमेरिकी नौसेना जापानी बेड़े के रेडियो संकेतों को ट्रैक कर रही थी जब वे हवाई की ओर बढ़ रहे थे। आधिकारिक इतिहास कहता है कि जापानी बेड़े ने रेडियो चुप्पी साधे रखी, इसलिए उन्हें ट्रैक करना असंभव था। लेकिन नए सबूत सुझाव देते हैं कि कुछ जापानी जहाजों ने रेडियो चुप्पी तोड़ी थी। यदि अमेरिका जापानी बेड़े को ट्रैक कर सकता था तो उन्होंने इंटरसेप्ट करने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? रूजवेल्ट के रक्षकों का कहना है कि वो यूरोप में हिटलर पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। एशिया में वे मानते हैं कि प्रशासन ने जापानी खतरे को कम करके आंका था। उन्हें लगा कि जापान फिलीपींस या दक्षिण पूर्व एशिया पर हमला करेगा। पर्ल हार्बर की सुरक्षा व्यवस्था में भी गंभीर खामियां। रडार स्टेशन पर तैनात सैनिकों ने आते हुए विमानों को देखा था, लेकिन उन्हें अमेरिकी बम वर्षक समझ लिया गया। यह एक दुखद गलती थी जिसने चेतावनी देने का सुनहरा मौका गंवा दिया। वॉशिंगटन से पर्ल हार्बर तक चेतावनी संदेश भेजने में देरी हुई। जनरल मार्शल का चेतावनी संदेश हमले के शुरू होने के बाद पहुंचा। जब तक बहुत क्या यह देरी नौकरशाही की सुस्ती थी या जानबूझकर की गई देरी? साजिश के दावों को खारिज करने वाले कहते हैं कि कोई भी राष्ट्रपति अपनी नौसेना के विनाश का जोखिम नहीं उठाए। पर्ल हार्बर का नुकसान इतना बड़ा था कि यह अमेरिका को युद्ध हारने के कगार पर ला सकता था। क्या रूजवेल्ट इतना बड़ा जुआ खेलने को तैयार थे? तथ्य यह है कि अमेरिकी प्रशांत बेड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जो किसी भी तर्कसंगत योजना का हिस्सा नहीं हो सकता। उस समय की अमेरिकी सेना में खुफिया जानकारी साझा करने की कोई केंद्रीकृत प्रणाली नहीं थी। विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रतिद्वंदिता और संचार की कमी ने महत्वपूर्ण संकेतों को पहचानने में बाधा डाली। इसे शोर में संकेत खो जाने की समस्या के रूप में भी देखा जाता है। हजारों खुफिया टुकड़ों में से सही टुकड़ों को जोड़ना और सही तस्वीर बनाना एक मुश्किल काम था। यह सवाल बना रहता है कि क्या रूजवेल्ट ने जानबूझकर संकेतों को नजरअंदाज किया? चर्चिल ने बाद में लिखा था कि रूजवेल्ट और वे जानते थे कि अमेरिका का युद्ध में आना अपरिहार्य था। कुछ लोगों का मानना है कि चर्चिल ने भी अमेरिका को युद्ध में लाने के लिए खुफिया जानकारी छिपाई हो सकती है, लेकिन जनता के मन में संदेह बना रहा कि क्या सारी सच्चाई सामने आई है। शीत युद्ध के दौरान और उसके जब और अधिक दस्तावेज सार्वजनिक हुए तो बहस में छिड़क गई। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जारी किए गए दस्तावेजों ने साजिश के सिद्धांतों को नई हवा दी। पर्ल हार्बर षड्यंत्र सिद्धांत लोकप्रिय संस्कृति और ऐतिहासिक चर्चाओं का हिस्सा है। यही हमें शक्ति हमें अनाशक्ति राजनीति और युद्ध की नैतिकता के बारे में कठिन सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या एक नेता के लिए बड़े भले के लिए अपने ही लोगों की बलि देना कभी जायज हो सकता है? अगर तो उन्होंने एक भयानक नैतिक कीमत चुकाई। अगर उन्हें नहीं पता था तो यह अमेरिकी खुफिया तंत्र की एक ऐतिहासिक विफलता थी। सच्चाई शायद इन दोनों चरम सीमाओं के बीच कहीं है। हो सकता है कि रूजवेल्ट युद्ध चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी हमला पर्ल हार्बर पर होगा। हो सकता है कि वे जानते थे कि युद्ध आ रहा है, लेकिन हमले की भयावहता का अंदाजा नहीं लगा पाए। पर्ल हार्बर की त्रासदी ने 2 से अधिक अमेरिकी जीवन समाप्त कर दिए। उन सैनिकों नागरिकों की यादें आज भी हमें सतर्क रहने की याद दिलाती है।
साजिश के सिद्धांत हमें यह भी याद दिलाते हैं कि सरकारों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इतिहास केवल विजेताओं द्वारा नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि सवालों और संदेहों के साथ भी परखा जाना चाहिए। अंततः क्या रूजवेल्ट जानते थे? प्रश्न का उत्तर शायद कभी भी पूर्ण निश्चितता के साथ नहीं दिया जा सकेगा, लेकिन यह प्रश्न हमें नेतृत्व की जिम्मेदारी और युद्ध की कीमत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता रहेगा। पर्ल हार्बर का सबक केवल सैन्य तैयारी के बारे में नहीं है, बल्कि राजनीतिक पारदर्शिता के बारे में भी है। जैसे जैसे समय प्रत्यक्षदर्शी दुनिया से जा रहे हैं और हम केवल दस्तावेजों और सिद्धांतों के साथ रह जाते हैं, लेकिन 7 दिसंबर 1946 की सुबह की गूंज आज भी सुनाई देती है। यह हमें याद दिलाती है कि है और शांति कितनी नाजुक होती है, से निराश रहती है। रूजवेल्ट की विरासत पर्ल हार्बर के साथ हमेशा के लिए जुड़ी रहेगी, चाहे वह नायक के रूप में हो या संदिग्ध के रूप में। इतिहास के इस पन्ने को पलटना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न चिपके हुए हैं। आने वाली पीढ़ियां भी इस घटना का विश्लेषण करेंगी और अपने निष्कर्ष निकालेंगे। शायद किसी दिन कोई नया दस्तावेज सामने आए जो इस रहस्य से पर्दा उठा दे। हार्बर और रूजवेल्ट का रहस्य एक अनसुलझी पहेली बना रहेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य अक्सर सतह के नीचे गहरा छिपा होता है, और कभी कभी यह जो हमें बताया जाता है और जो वास्तव में होता है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। पर्ल हार्बर की कहानी में जापानी परिप्रेक्ष्य को भी समझना जरूरी है। यह एक हताश कदम था, एक मरते हुए साम्राज्य की आखिरी कोशिश। एडमिरल यामामोटो ने कथित तौर पर कहा था कि उन्होंने एक सोए हुए राक्षस को जगा दिया है। अमेरिका की प्रतिक्रिया की सटीकता को दर्शाता है। अमेरिका का औद्योगिक मशीनरी युद्ध के लिए पूरी तरह से जुट गई, जिसने अंततः धुरी राष्ट्रों को कुचल दिया। इस पर्ल हार्बर न केवल एक त्रासदी थी, बल्कि एक निर्णायक मोड़ भी था। अगर तो क्या अमेरिका युद्ध में शामिल होता? यह एक अगर मगर का सवाल है जिसका उत्तर देना मुश्किल है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमला हुआ और दुनिया बदल गई। चाहे वह सक्रिय साजिशकर्ता की हो या निष्क्रिय पर्यवेक्षक की। उनके आलोचक उन्हें एक मैकियावेलियन नेता के रूप में देखते हैं, जिसने उद्देश्य के लिए साधन को उचित ठहराया। उनके समर्थक उन्हें एक दूरदर्शी राजनेता मानते हैं, जिसने फांसीवाद से दुनिया को बचाने के लिए कड़े फैसले लिए। पर्ल हार्बर पर हमले की पूर्व जानकारी का प्रश्न केवल ऐतिहासिक नहीं से है। क्या हजारों जानों की कीमत पर लाखों जानों को बचाना सही है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर युद्धकालीन नेता को परेशान करता है। अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा। इस घटना ने अमेरिकी मानस पर एक गहरी छाप छोड़ी है, जो बहुत तक और उसके बाद भी महसूस की गई है। सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन का सवाल आज भी प्रासंगिक है। क्या हम सुरक्षा के नाम पर गोपनीयता और निगरानी को स्वीकार करते हैं? पर्ल हार्बर की विफलता ने अमेरिकी खुफिया समुदाय के पुनर्गठन को जन्म दिया, ताकि फिर कभी ऐसा अचानक हमला न हो सके। लेकिन इतिहास खुद को दोहराता है और आश्चर्य हमेशा संभव है। अंतिम निष्कर्ष में
पर्ल हार्बर षड्यंत्र सिद्धांत हमें सतर्क रहने की शिक्षा देता है। हमें आधिकारिक आख्यानों पर सवाल उठाने और गहराई से देखने का साहस रखना चाहिए। सत्य की खोज कभी समाप्त नहीं होती। तनाव से चाहे पर्ल हार्बर की घटना हमेशा के लिए एक चेतावनी बनी रही। सत्ता के गलियारों में क्या होता है, यह अक्सर आम आदमी की समझ से परे होता है। सच जानने का अधिकार सर्वोपरि है। इसलिए पर्ल हार्बर की फाइलें हमेशा खुली रहनी चाहिए और हमें पूछते रहना चाहिए। यही इतिहास का सच्चा सम्मान है कि हम के विरुद्ध याद रखें। हम और ही समय ने चाहिए समय की है जी सके का एल एक ऐसा दिन जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।